हेलो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हो आप सभी। माय नेम इज आकांक्ष आत्रे और आज हम अपना इस वीडियो में क्लास 10 आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आपका जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, इस चैप्टर को फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज इस चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने जा रही है क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक बहुत कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, यानी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी ये। इससे पहले भी एक सत्याग्रह और फर्स्ट वर्ल्ड वार उससे सभी पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए मैं और ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, मैं चलता हूँ बाहर घूमने के लिए, आपसे मिलूंगा बाद में। ऑल द बेस्ट। तो चलिए देखते हैं अपना आज का जो टॉपिक है हमारा, द रॉलेट एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में आपके, चाहे वो मिड टर्म का एग्जाम हो, चाहे वो आपके प्री बोर्ड हो आपके 10th के, या फिर आपके बोर्ड हो, कभी हर बार आपसे पूछ जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपके जो वीडियो थी उसमें सत्याग्रह के बारे में डिस्कस किया था, उसमें अच्छे से पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था सत्याग्रह क्या था उसमें। सत्याग्रह से पहले हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो हमें मुसीबतों से निकाल सकता था, क्योंकि आप जानते ही हो फर्स्ट वर्ल्ड के बाद दौरान इंडिया काफ़ी गंभीर स्थिति में था, इसके हालात अच्छे नहीं थे। तो हमें एक ऐसे सुपर लीडर की जरूरत थी जो हमें उस दलदल से, उस मुसीबत से निकाल सके, जो कि थे महात्मा गांधी जी। वो जनवरी 1915 में यानी 1915 में जनवरी में साउथ अफ्रीका से लौटते हैं। किस चीज़ को लेकर? एक सत्याग्रह का आइडिया लेकर, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर भी सत्याग्रह शुरुआत की थी। किस वजह से? क्योंकि साउथ अफ्रीका में उस समय रेसिस्टिज्म था, मतलब कि वहाँ पर रंग भेदभाव होना थी, जिस वजह से ने आप जानते भी हो एक कि उनको शायद ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। इसी भावना से फिर उन्होंने वहाँ पर मास एजिटेशन किया, जिन्होंने इसका नाम सत्याग्रह दिया। मैंने आपको बताया था कि आप सत्याग्रह को 2 नाम में तोड़कर पढ़ सकते हो। पहला था सत्या प्लस आग्रह। आप इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हो, एग्जाम में नहीं याद आ रहा है इसका असल में मतलब क्या था। सत्य मतलब तो आप जानते ही हो, सत्य मतलब तो आप जानते ही हो ट्रूथ, और आग्रह द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, इसका मतलब ये था। आपके यहाँ पर बुक में भी दिया गया है, जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। और हाँ, इन टॉपिक के सभी शॉर्ट नोट्स मैंने पीडीएफ तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर मिल जाएंगे, जो कि आपको क्विक रिवीजन में काम आएंगे। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ये सब रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं हम ये सब। आज की टॉपिक की जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी लेंथ भी बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है खुद से, तो नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो देख लेना और टाइम नहीं गंवाते, अपना द रॉलेट एक्ट शुरू करते हैं। बस आप एक काम कीजिए, साथ में अपने जहाँ पर भी आप बैठे उसकी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की जो टॉपिक की कार्रवाई है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और साथ में एनसीईआरटी की बुक और एक पेंसिल लेकर बैठ लेना। पेंसिल अपने मुंह में डालना, जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लाइन आएगी उसको नोट करते चलना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं द रॉलेट एक्ट। अब क्या होता है कि एम्बोल्डेंड विद द सक्सेस, मतलब कि इस कामयाबी के साथ गांधी जी 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। 1919 जो ये रॉलेट एक्ट है, ये कब प्रपोज हुआ था इंडिया पे? ये हुआ था इंडिया पर 1919 में लागू किया गया था इंडिया में। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। अभी अपनी नोटबुक में राइट कीजिए, ठीक है ना, इस पॉइंट को अभी अपने राइट इट ऑन योर नोटबुक। इसका मतलब ये है कि एम्बोल्डेंड विद द सक्सेस, किस कामयाबी के साथ? यहाँ पर जिसकी बात की गई है वो कामयाबी सत्याग्रह की गई है, क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह जो थे वो कई जगह पर चलाए थे, जैसे कि चंपारण बिहार हो गया, खेड़ा गुजरात हो गया, उसके बाद इन्होंने अहमदाबाद में भी चलाए थे। आप एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि लिस्ट सम प्लेसेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट सत्याग्रह, आपसे ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी को पॉइंट को जरूर और जरूर नोट करेंगे। तो रॉलेट एक्ट, इस सत्याग्रह की कामयाबी के साथ गांधी जी क्या करते हैं, एक नेशन वाइड सत्याग्रह बनाना चाहते हैं, यानी एक बहुत बड़ा सत्याग्रह वो बनाना चाहते थे, यानी बहुत बड़ी लोगों की संख्या लेकर, एक जनसमूह लेकर पूरे नेशन वाइड, पूरे राष्ट्र में वो एक ये आंदोलन करना चाहते थे। किसके खिलाफ? प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट है क्या, ये हम अभी जानेंगे इस वीडियो में। जलियांवाला बाग भी जानेंगे, मार्शल लॉ भी जानेंगे, खिलाफत मूवमेंट भी जानेंगे, इसलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, उसके खिलाफ गांधी जी चाहते थे कि इसको भी हम सत्याग्रह कर ही रोके, इसलिए वो नेशन वाइड सत्याग्रह करना चाहते थे। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये एक्ट जल्दबाजी में किसके द्वारा पास किया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके द्वारा जो रॉलेट एक्ट है वो पास किया गया था। ये जल्दबाजी में लगाया गया एक कानून था, डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। किसके बावजूद? हमारी जो इंडियन मेंबर्स की इस समय यूनाइट यानी संगठन था, उसके विरोध करने के बाद भी, उसके विपक्ष अपना जाहिर करने के बाद भी, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस समय थी, उसने जल्दबाजी में हमारे विरोध जाहिर करने के बाद भी रॉलेट एक्ट 1919 में हमारे ऊपर थोप दिया था। अब रॉलेट एक्ट असल में है क्या? इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको दी हुई है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, एग्जाम में आती है, आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल लिखनी है, आप इसको पूरी तरह याद करेंगे।
इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। रोलेट एक्ट करता क्या है? रोलेट एक्ट जो वहाँ की गवर्नमेंट है उस समय की, उसको एक तरह से एनॉर्मस पावर देता है, यानी अनगिनत ताकत प्रोवाइड करा देता है, यानी उसे बहुत सारी शक्तियाँ दे देता है। किसके खिलाफ? टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, यानी कि राजनीतिक जो एक्टिविटीज़ करना चाहता था कोई, उनके दमन के लिए ये इन्हें एक तरह से एनॉर्मस पावर प्रोवाइड कराता है वहाँ की गवर्नमेंट को। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एंड अब ये सेकंड लाइन क्या है? एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनको एनॉर्मस पावर तो प्रोवाइड कराता है, इसके साथ साथ ही ये जो देश यानी राजनीतिक जो कैदी थे, यानी जो वहाँ की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे या फिर अपना आंदोलन दिखाते थे, उन सभी को कैद में डाल दिया जाता था विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। उनको एकदम से अरेस्ट करके कैद में डाल दिया जाता था 2 साल तक, यानी बिना किसी उनकी कार्रवाई के, उन्हें बिना ही मजिस्ट्रेट के सामने रखकर, यानी उन्हें जो हमारे अब इंडिया में जो कानून है उसमें होता है ना कि अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं उसे हमारे गवर्नमेंट द्वारा उसे टाइम दिया गया है 24 आवर या फिर 48 आवर्स कि इतने घंटों के अंदर ही उसको आपके कोर्ट में प्रेजेंट करना है अरेस्ट करने के बाद। लेकिन उस समय क्या था? रोलेट एक्ट में क्या था? रोलेट एक्ट में था अगर आप किसी भी कैदी को पकड़ते हो तो उसको बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी अदालत के उसको 2 साल तक कैद में डाल दिया जाता था, यानी उसे 2 साल तक कोई अपना अधिकार नहीं था, यानी उसे कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि वो अपनी बात यानी अपना पक्ष किसी के सामने रख सके। अब आपके समझ में आया? क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है बहुत। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। एक ये अनजस्ट लॉ था, अन्याय कानून था, यानी इसका कोई न्याय प्रिय कानून हमारे लिए नहीं था उस समय। कब? 1919। डेट को रट लेना है बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है भाई। अब आगे क्या होता है? महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस। अब महात्मा गांधी जी थे, वो चाहते थे कि एक अहिंसावादी सिविल डिसओबीडियंस एक मूवमेंट हो, यानी कि आप सभी जानते हो कि किसी की बात ना मानना यानी बाइकआउट करना है, आपको किसी का भी बात नहीं मानना यानी हर चीज़ का एक तरह से डिसोबीडियंस करना, ठीक है? किसके खिलाफ? इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ। अनजस्ट लॉ एक लाइन और लिख दी है, आपको लिख देनी है अगर एग्जाम में आता है। रोलेट एक्ट इज एन अनजस्ट लॉ, ठीक है? आपको अगर 5 नंबर में आता है ना तो वहाँ बनाकर लिख देना है। एक अनजस्ट लॉ था। आगे क्या होता है? विच वुड स्टार्ट विद अ बाटल ऑन 6 अप्रैल। अब गांधी जी क्या करते हैं? वो उसके खिलाफ एक सत्याग्रह ही नेशन वाइड करना चाह रहे थे शुरुआत से ही, किंतु उसके बिना पर नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस के उस पर, विच वुड स्टार्ट विद ए बाटल ऑन 6 अप्रैल। और ये इसकी शुरुआत नेशन वाइड सत्याग्रह की अगेंस्ट रोलेट एक्ट, इसकी शुरुआत वो करते हैं हड़ताल से। कब? कौन से दिन से? 6 अप्रैल, यानी 6 अप्रैल को वो हड़ताल करते हैं, यानी इसके खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ वो अपनी सत्याग्रह का जो उनका नेशन वाइड आइडिया था करने का, उसकी शुरुआत 6 अप्रैल को करते हैं। बाटल मतलब कि हड़ताल शुरू कर देते हैं। अब आगे क्या होता है? रिलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। आप सभी जानते हो हड़ताल अगर हो रही है, अगर किसी के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा है तो रिलीज भी होंगी। वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन। अब अपना बात रख रहे हैं तो सिविल डिसोबीडियंस भी करना है, इसीलिए वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, जो वर्कर्स थे, कर्मचारी थे, वो धरने पर चले गए। इन रेलवेज वर्कशॉप्स, कुछ रेलवे कर्मचारी भी थे। एंड शॉप्स क्लोज डाउन, यानी सबके शटर डाउन कर दिए गए, क्योंकि उनको सभी को क्या करना था? सिविल डिसोबीडियंस करना था, लेकिन नॉन वायलेंट। गांधी जी ऐसा चाहते थे, लेकिन ये बाद में किसी कारण से वायलेंट हो गया था, वो हम पढ़ेंगे। फिर उन गांधी जी को मैं अभी आगे के लिए बता रहा हूँ, गांधी जी को ये अपना आंदोलन है ना वो वापस लेना पड़ा, क्योंकि ये बाद में वायलेंट हो गया था, जहाँ पर हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट आएगा अभी पढ़ेंगे उसको भी। Alarmed by the popular upsurge and scared that the lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted। अभी होता क्या है? Alarmed by the popular upsurge, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब हर जगह एक तरह से जन उभार, यानी बहुत बड़ी तादाद में, यानी बहुत बड़ी संख्या में, मात्रा में लोग बाग अब गांधी जी के साथ जुड़ रहे थे, जो लोग थे, यानी जनसमूह था उस समय, और उन सभी एक बड़ी संख्या में लोगों का समूह देखकर स्कैर्ड दैट द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड। और जो कम्युनिकेशन वहाँ पर सिस्टम था उस समय का, उन सभी के, और टेलीग्राफ, इन सभी चीज़ों के भंग होने के बाद, क्योंकि इन लोगों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया था, इन सभी चीज़ों को उन्होंने एक तरह से रोक दिया था, क्योंकि रेलवेज कर्मचारी भी धरने पर आ गए थे, वर्कर्स भी आ गए थे, तो ये सभी चीज़ें एक तरह से रुक गई थी। रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड, होना ही था। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड,
द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। अब होता क्या है, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे अब उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वे अब इन नेशनलिस्ट पर चढ़ाई कर देंगे, यानी इनका दमन शुरू कर देंगे। अब यानी वो बदला लेने के लिए, यानी इन सभी को किसी तरह से शांत करने के लिए, चुप करने के लिए अब इन पर एक तरह से अटैक करने की प्लानिंग बना रहे थे। यानी वो एक तरह से हर कीमत पर इस आंदोलन को रोकना चाहते थे। सीधी सीधी बात यह है। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, और जो कुछ स्थानीय जो वहाँ पर विद्रोहकारी थे, विद्रोहकारी नहीं, अपने जो बात रख रहे थे यानी कि सत्याग्रही थे, उन सभी को अमृतसर जेल में वहाँ पर क्या पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। एंड महात्मा गांधी जी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और महात्मा गांधी जी को दिल्ली की सीमा में एंटर करने से मनाही दे दी गई, यानी उनको पाबंदी लगा दी गई कि वे दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते। ये सभी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत था। अब आगे क्या होता है, ऑन 10 अप्रैल यानी कि अब 10 अप्रैल को देखिए, 6 अप्रैल को क्या होता था, भूल गए क्या इतनी जल्दी। अरे 6 अप्रैल को गांधी जी ने बाटल शुरू की थी, हड़ताल शुरू की थी नेशन वाइड सत्याग्रह से रोलेट एक्ट के खिलाफ। अब 6 अप्रैल से हम कब पहुंच गए, 10 अप्रैल में, यानी 4 दिन बाद अब हम आ गए। होता क्या है 4 दिन बाद, अब होता क्या है, द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। अब होता क्या है, इस आंदोलन को रोकने के लिए जो अमृतसर की पुलिस थी वो एक पीसफुल यानी एक शांतिपूर्वक प्रोसेशन पर क्या कर देती है, गोलियां चला देती है। उसके बाद क्या होता है, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, फिर हर जगह एक तरह से बैंक पर लोग बाग क्या करने लगे, वहाँ के उन सभी पर अटैक करने लगे, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन इन सभी पर अटैक करने लगे, क्योंकि जो अमृतसर की पुलिस थी उसने पीसफुल प्रोसेशन में, एक प्रोटेस्ट में, एक विद्रोह में जहाँ पर लोग कर रहे थे शांतिपूर्वक, वहाँ पर गोलियां चलवा दी थी 10 अप्रैल को। अब आगे क्या होता है, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। अब मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। अब जो अमृतसर की पुलिस थी उन्होंने गोलियां चलवा दी थी, उसके बाद बदले में लोगों ने जो बैंक्स थे, पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे थे, इन सभी को तोड़ना शुरू कर दिया था, इन पर एक तरह से अटैक करना शुरू कर दिया था हमारी जनता ने। उसके बाद अब जो ब्रिटिश है वो अपना सेकंड स्टेप लेते हैं, वो क्या करते हैं, मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं एंड जनरल डायर टू कमांड। और जलियांवाला बाग के जो आप समझ सकते हो मेन विलन थे या फिर जो भी थे वो कौन थे, जनरल डायर, उनको कमांड अब से दे दी जाती है। अब हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट आने वाला है। आपको मैं मार्शल लॉ भी बताऊंगा अब क्या है, इसलिए सीट बेल्ट की आप अपनी सीट बेल्ट बांधे रहिए, कहीं पर भी अपनी कंसंट्रेशन बिगाड़ना मत। हाँ, तो ये आप मार्शल लॉ एक तरह से समझ सकते हो, जैसे कि मार्शल लॉ एक कर्फ्यू के तौर पर हो सकता है, यानी उसमें कर्फ्यू लगा दिए गए, और जो कि वहाँ की मिलिट्री थी उनको एक तरह से पावर दे दी जाती है ओवर सिविलियंस, यानी सिविल लोग के खिलाफ एक तरह से इन्हें अधिकतर पावर मिल जाती है। ये मार्शल लॉ था उस समय का। अब क्या होता है, जनरल डायर को कमांड दे दी गई है 10 अप्रैल के बाद। अब 13 अप्रैल वो डेट आ गई है जहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। 13 अप्रैल इज द डेट। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। जैसे कि मैंने आपको बताया 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो कि फेमस इंसिडेंट है वो हुआ। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। उस दिन हुआ क्या था, जलियांवाला वाले बाग के दिन, उस दिन एक लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। उस दिन एक बैसाखी का दिन था। चलिए मैं आपको पूरा पढ़ देता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन एक जलियांवाला बाग में, यानी ये जो बाग है वहाँ पर, ये चारों तरफ से एक बंद इलाका है, बंद बाग है। ऑन दैट डे, उस दिन बैसाखी थी, एनुअल बैसाखी थी, यानी बैसाखी हमारा त्यौहार था, हमारी पंजाबियों का त्यौहार था। उस दिन अलग अलग गाँवों से, अलग अलग रीजनों से, क्षेत्रों से सभी एक सम्मेलन यानी एक मेले में एकत्रित होने आए थे, यानी मेले में अपने बैसाखी त्यौहार को मनाने आए थे। कुछ लोग सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। वहाँ पर उसी मेले में कुछ लोग गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है, यानी जो मार्शल लॉ इम्पोज्ड किया है, उसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने आए थे, यानी विद्रोह दिखाने के लिए आए थे। जलियांवाला बाग चारों तरफ से बंद था। उस दिन बैसाखी फेयर था, अलग अलग गाँव से उस दिन बैसाखी त्यौहार को मनाने के लिए मेले में लोग आए थे। उसी दिन उसी मेले में कुछ थोड़े बहुत लोग गवर्नमेंट के खिलाफ अपना एक तरह से प्रोटेस्ट जाहिर करने आए थे। किसके खिलाफ, मार्शल लॉ जो उन्होंने पोस्ट किया था। लेकिन बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, अब आगे क्या होता है, बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी
यानी कुछ लोग उस समय बाहर शहर से बाहर होने के कारण मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ, मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। शहर से बाहर होने के कारण कुछ लोग जो मार्शल लॉ वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया था उसको वे नहीं जानते थे, यानी उन्हें नहीं पता था कि मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, यानी कर्फ्यू लगा दिया गया है, वो ये नहीं जानते थे। सीधी सीधी बात यह है, और वो बैसाखी मेले में जाकर इकट्ठा वहाँ पर हो गए थे। आगे क्या था, अब होता क्या है, जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड। हाँ, एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। आप सभी जानते हो जनरल डायर वहाँ पर एरिया में आते हैं जहाँ पर बैसाखी फेयर चल रहा था, यानी प्रोटेस्ट चल रहा था कुछ लोगों का। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स, यानी उस मेले के जहाँ पर भी जलियांवाला बाग के एग्जिट पॉइंट सभी को बंद कर देते हैं। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और वो अंधाधुंध फायरिंग अपने वहाँ पर क्राउड पर जो वहाँ के लोग थे उन सभी पर करा देते हैं। किलिंग हंड्रेड्स, तकरीबन सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर लोग उसी समय मारे जाते हैं। ये था पूरा टोटल जलियांवाला बाग इंसिडेंट। आप इसको टोटल अंडरलाइन करेंगे, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है, एज इट इज लिख के आना है, ठीक है। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर लेटर, जब उसने बाद में अपनी सफाई पेश की तो क्या होता है, वाज टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही ए फीलिंग ऑफ टेरर। अब ओए होता क्या है, जब वो बाद में उससे पूछा गया कि आपने जनरल डायर जी आपने ऐसा क्यों किया, तो वो भाई साहब अपनी एक तरह से अपना विपक्ष रखते हैं, यानी अपनी सफाई में क्या बोलते हैं कि वो एक तरह से मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते थे, यानी कि वो लोगों के बीच में नैतिकता उत्पन्न करना चाहते थे, यानी उनके मन में नैतिकता का भाव उत्पन्न करना चाहते थे। टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही, सत्याग्रही के माइंड में, उनके दिमाग में नैतिकता का भाव उत्पन्न करना चाहते थे। किसकी हेल्प से, अ फीलिंग ऑफ टेरर अवे, और वो दहन और एक तरह से डर और दहशत की उनको दिखाकर नैतिकता का भाव उनके मन में, सत्याग्रही के मन में उत्पन्न करना चाहते थे। इन भाई साहब ने फिर बाद में ये सफाई अपनी, यानी एक तरह से अपना पक्ष रखा। अब आपके क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट है, अगर क्लियर नहीं होता ना, मैं सच कह रहा हूँ, वीडियो से आगे मत बढ़ जाना। हाँ, जो लोग चाहते थे कि ये 4-5 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए, तो भाई जो भी आपको 4-5 मिनट में ये सब एक्सप्लेन कर रहा है तो आप वहाँ पर जाइए, आपको इस वीडियो को कोई देखने की जरूरत नहीं है, आप अभी के अभी ये वीडियो छोड़ सकते हो। वैसे भी 4-5 मिनट से तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 4-5 मिनट में कुछ ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो जो भी उनको 4-5 मिनट में सिखा रहे हैं आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, किसी ने मना किया है। आगे क्या होता है, एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, अब इंडिया में जब ये खबर चारों तरफ फैलने लगी कि जलियांवाला बाग में ये इंसिडेंट हुआ, आपके भाई बहन सब इस तरह मारे गए, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। होता क्या है, क्राउड टू इन द, अलग अलग हिस्सों से, इंडिया के अलग अलग कस्बों से नॉर्थ के जो लोग थे इसके खिलाफ वो सड़कों पर आने लगे। देयर वर स्ट्राइक्स, अब क्या होता है, अब वहाँ पर स्ट्राइक्स होने लगी, धरने होने लगे, क्लैशेस विद द पुलिस के साथ भिड़ंत होने लगी, एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, बदले की आग में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला करना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल डिप्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेररिज्म पीपल। अब होता क्या है, असल में जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो चाहती थी कि वो हर कीमत पर इस जो दमन हो रहा था, यानी हमारे लोगों के द्वारा आंदोलन, यानी फिर सड़कों पर जब वे आ रहे थे इसके खिलाफ, तो उन्होंने हर कीमत पर वो इस अपनी क्रूरता दिखाकर, अपने दुष्कर्म से जितना भी वो बुरा कर सकते थे उन्होंने करना चाहा, कि वो हर तरीके से हर रास्ता अपनाकर इस चीज़ को रोकना चाहते थे। सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेररिज्म पीपल, वो लोगों पर लांछन लगाना चाहते थे, यानी उन्हें एक तरह से आतंकी घोषित कर कर इस चीज़ को रोकना चाहते थे। सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, जो उस समय के सत्याग्रही थे इस आंदोलन के खिलाफ खड़े थे, सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, उनको फोर्स किया गया नाक रगड़ने के लिए, जमीनों पर नाक रगड़ने के लिए उनको फोर्स किया गया। क्रोल ऑन द स्ट्रीट्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उन सभी को सड़क पर घिसटने के लिए मजबूर किया गया। एंड डू सलाम सैल्यूट टू ऑल साहिब्स, और सभी साहिब्स को सलाम ठोकने के लिए, यानी कि सैल्यूट करने के लिए उनको एक तरह से जबरदस्ती उनके साथ की गई। पीपल वर फ्लोग्ड विद विलेजेस अराउंड इन गुजरनवाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, वर बॉम्ब्ड, और कुछ गाँवों पर उन्होंने बम गिराए, यानी बम बरसाकर गाँवों को तबाह कर दिया, क्योंकि वो उस चीज़ को रोकना चाहते थे, यानी जो सत्याग्रही आंदोलन कर रहे थे इस चीज़ को रोकना चाहते थे। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया
जब हमारे प्रिय महान महात्मा गांधी जी को ये लगा कि अब हर जगह वायलेंस फैल गया है, तो उन्होंने जो अपना आंदोलन था उसको वो वापस ले लिया था। अब आप समझ गए, इस कारण से गांधी जी को जलियांवाला बाग इंसिडेंट होने के बावजूद अपना सत्याग्रह मूवमेंट वापस लेना पड़ा। अब आगे क्या होता है, अब आपका खिलाफत मूवमेंट एंट्री लेने वाला है। जलियांवाला बाग हो गया, राउलेट एक्ट हो गया, मार्शल लॉ हो गया, अब आपका खिलाफत मूवमेंट रह गया। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. Rowlatt सत्याग्रह जो था ये मूवमेंट, रूलेट के खिलाफ सत्याग्रह जो मूवमेंट था वो वाइड स्प्रेड मूवमेंट चाहते थे गांधी जी करना, लेकिन वो एक तरह से लिमिटेड होकर रह गया मोस्टली सिटीज एंड टाउन्स में। महात्मा गांधी जी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब गांधी जी ने सोचा कि थोड़े से तो काम चलने वाला नहीं है, अब वो एक और नया एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इंडिया में लगाना चाहते थे, सत्याग्रह जो उनका था, यानी वो उसको और बढ़ाकर विस्तार करना चाहते थे इस मूवमेंट में। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो मच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। अब उन्हें पता था कि ऐसा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट यानी एक बहुत बड़ा आंदोलन सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब इंडिया में हिंदूज एंड मुस्लिम एक साथ आए रूलेट एक्ट के खिलाफ। इसलिए उन्होंने अब क्या करते हैं, वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप ऑफ खिलाफत इशू। और उन्होंने सोचा खुद से कि हिंदू और मुस्लिम को साथ लाने का क्या तरीका है। उन्होंने कहा कि जो खिलाफत इशू था, खिलाफत मुद्दा था, उसकी आवाज़ दोबारा उठा दी जाए, जिस कारण से हिंदू मुस्लिम साथ में ला जाए। अब खिलाफत इशू क्या है, आइए उसको देखते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। अब यहाँ से नई कहानी शुरू हो गई है, आपको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था आपका वो एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसके कारण से ओटोमन टर्की को उसमें हार झेलनी पड़ी, यानी वो ओटोमन टर्की के हार के साथ समाप्त हुआ ओटोमन टर्की। एंड देयर वर रूमर्स दैट a harsh peace treaty was going to impose on the Ottoman emperor, the spiritual head of Islamic world, the Khalifa। अब होता क्या है, वहाँ पर अफवाह फैलने लगी कि हार्श पीस ट्रीटी यानी जो शांति की जो वहाँ पर ट्रीटी थी एक तरह से वाज गोइंग टू इम्पोज ऑन द ओटोमन एम्परर, वो ओटोमन एम्परर पर एक चीज़ लागू करने वाली है, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा। होता क्या है, अब ओटोमन टर्की तो वहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड में हार गया था, लेकिन जिसने उसे हराया था ओटोमन एम्परर पर, वो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जो खलीफा की टेम्परल पावर्स है उस समय की, उन सभी को वो छीन लेंगे, यानी सभी को एक तरह से ख़त्म कर देंगे। इस वजह से टू डिफेंड द खलीफास टेम्परल पावर्स खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे मार्च 1919। देखिए 13 अप्रैल को आपका ये क्या नाम जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने सोचा कि अब हिंदू और मुस्लिम को साथ लाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने खिलाफत इशू का फ़ायदा उठाया। उसके बाद जो खलीफा था वो मुसलमान का एक तरह से, उस समय मुस्लिम्स का एक तरह इस्लामिक स्टेट का लीडर था टर्की में, वो हार गया था। जो जिसने उसे हराया था वो उस पर उसकी ताकत जो टेम्परल पावर्स थी उसको नष्ट करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे, जिस वजह से जो एक खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। मार्च में एक महीने बाद आप समझ सकते हो 1919 में खिलाफत कमेटी में गठन किया गया, जिसमें होता क्या है, अपने खलीफा जो उनका हेड मानते थे अब उस समय मुस्लिम्स इस्लामिक लोग, उस सभी को डिफेंड करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक द ब्रदर्स ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इस गठन के लीडर कौन थे, दो ब्रदर्स, दो भाई थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। एग्जाम में इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, बिगन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी। उन्होंने क्या किया, अपने लीडर को डिफेंड करने के लिए वो गांधी जी के साथ मिल गए, उन्होंने हाथ मिला लिया, बिगन डिस्कसिंग विद गांधी जी एंड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। और उन्होंने एक तरह से कंफर्म कर दिया कि अब हम एक यूनाइटेड मास एक्शन करेंगे इस इशू के खिलाफ, इस मुद्दे के खिलाफ। गांधी जी saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a united national movement। गांधी जी ने कहा ये एक मौका है कि हम मुस्लिम्स को एक साथ लाकर एक ही छाता के नीचे खड़ा कर देंगे, यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट एक तरह से बना देंगे। ये गांधी जी ने उससे मैं सोचा था, यानी गांधी जी की सब सोचनी चाली थी। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, अगले साल सितंबर में 1920 में होता गया कलकत्ता सेशन में, यानी कलकत्ता में जो कांग्रेस की एक तरह सम्मेलन हुआ, सेमिनार हुआ होगा, वहाँ पर अदर लीडर्स ऑफ नीड टू स्टार्ट ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। अब अंत में होता क्या है,
ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स, महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर और लीडर्स को आने के लिए कहा इसमें, टू नीड टू स्टार्ट ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्होंने कहा अब एक नए मूवमेंट की ज़रूरत है जिसको उन्होंने नाम दिया नॉन कोऑपरेशन। हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका पूरी कहानी पढ़कर यहाँ से शुरू होता है, यानी नॉन कोऑपरेशन तब समझ में आएगा अगर जलियांवाला बाग, मार्शल लॉ, रोलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, ये सब आपके समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने कहा कि अब जो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जरूरत है इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट एज वेल एज स्वराज, फॉर स्वराज, अपने इंडिपेंडेंट के लिए और फिर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक नया मूवमेंट की जरूरत है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऐसा इसलिए किया क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के साथ भी वो चला जाते थे, क्योंकि तभी मुस्लिम्स उनका साथ देते इस मूवमेंट में, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब नया मूवमेंट क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाम से ही पता लगता है असहयोग करना, नॉन कोऑपरेट करना, ठीक है। अब मैं आपको एक हिंट देकर जा रहा हूँ, आप सोचिएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो की लेंथ वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। होता क्या है इन अब गांधी जी एक समय में कहते हैं कि जो ब्रिटिश है, अंग्रेज है, उन्होंने हम पर इसलिए राज किया क्योंकि उन्हें हमारा थोड़ा बहुत सहयोग मिला। अगर हम उन्हें भगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आप खुद से सोचिएगा, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बस खुद से 5 मिनट आप इसको रिवाइज कर लीजिए। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, उनको जब भी आपको टाइम मिलेगा अपनी कॉपी में लिख लेना। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए।